उनके डेथ के बाद जो उनका बिजनेस एम्पायर था, जो पूरा बिजनेस कारोबार, फैक्ट्रीज, जो भी उनकी रियल स्टेट, जो भी उनके पास था, मिसेस तबरेज ने उसको लुक आफ्टर किया और बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी जहद के साथ उस लेगेसी को आगे कैरी किया और वो जो कारोबार है उसको दिवालिया होने से या नुकसान में जाने से बचाया और अपने बच्चों को कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। उनका बेटा असद, जो कि इस्लामाबाद की एक यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम था, उनकी एक बेटी सानिया, जो कि किसी और यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम थी, और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, सब कुछ बेहतरीन था, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन उन्होंने अर्ज किया ना आपसे कि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई डेंट होता है, और कभी कभी वो डेंट उस जगह पर होता है, जैसे गाड़ी के कुछ हिस्से होते हैं, अगर वहां पर डेंट हो तो मैकेनिक कहता है सर इसको निकलवा लें, ये ना हो कि कहीं ना कहीं आपको तंग करे। मतलब अब जो लोग लड़के गाड़ी चलाते हैं उनको तो समझ में आएगी बात, जो लड़कियां हैं मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि गाड़ी का एक हिस्सा होता है जिसको हम, वैसे तो अंग्रेजी में एक्सल कहा जाता है, लेकिन हम आम जुबान में, लड़कों की जुबान में उसको गोडा कहते हैं। तो अगर गोडे से आवाज आ रही हो ना, तो कोई अगर लड़का आपके साथ बैठे और गाड़ी टर्न करते हुए गोडे से आवाज आए तो कहता है गोडे तो आवाज आ रही है, सही करा है ना, वो कितने खलोती हो गए। क्योंकि गोडा अगर टूट जाए, मतलब आप गाड़ी चला रहे हैं और जोर से झटका लगा और एक्सल टूट गया है, तो गाड़ी ना आगे मूव करेगी ना पीछे मूव करेगी, वहीं रुक जाएगी। तो कुछ डेंट जिंदगी में ऐसे होते हैं कि वो आपको उस मकाम पे ले जाते हैं जहां पर आपको समझ नहीं आती कि आपने आगे जाना है या पीछे जाना है। तो मिसेस तबरेज के अंदर भी एक डेंट आ गया था, जो कि अमूमी तौर पर पैसा होने की वजह से आ जाता है, जो कि मेरा ख्याल से सबसे बड़ा चैलेंज पैसा होने के बाद होता ही है कि आपने उसको मैनेज कैसे करना है और अपने आप को मैनेज कैसे करना है। बड़े बड़े लोग जो है वो इसको मैनेज नहीं कर पाते, फिसल जाते हैं। और यहां तक देख लीजिए कि दौलत के नशे में आके लोगों ने आले रसूल को ज़िबा कर दिया था, फिर आम चीज तो कोई माने रखती नहीं है ना, मतलब ये नशा इस हद तक इंसान को ले जा सकता। सो बार कैफ मिसेस तबरेज की आदत में एक सख्ती डेवलप हो गई। आप कह लें कि जैसे एक ऐसा रवैया उन्होंने अपना लिया कि बस उन्होंने कह दिया तो हो गया, उन्होंने हुक्म सादर कर दिया, चाहे बच्चों के ऊपर हो, चाहे घर के मुलाजमों के ऊपर हो, फैक्ट्री के मुलाजमों के ऊपर हो, उनके अंदर एक आदत डेवलप हो गई कि बस उन्होंने बात कह दी है, बस यही होनी है। और बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं इसकी, लाजमी नहीं है कि अब पैसा होना ही वजूहत हो। हस्बैंड की डेथ हो गई, सारा मामला खुद देखा, इंसान थक भी जाता है मेहनत करते करते, वो चीज उसके अंदर एक लाशौरी तौर पर डेवलप हो जाती है। लेकिन अपनी माँ को देखते देखते कहीं ना कहीं असद के अंदर भी ये चीज डेवलप हो गई, जो उनका बेटा था उसके अंदर भी ये चीज डेवलप हो गई कि अगर उसने किसी चीज की ठान ली है या अगर उसने कह दिया कि भाई आज ये चीज होनी है तो बस फिर वही चीज होनी है, अदरवाइज घर में हंगामा बर्पा हो जाएगा। जबकि दूसरी जानिब जो सानिया थी वो कुछ बहुत ज्यादा जो है वो इन चीजों में मुब्तला नहीं होती थी, लेकिन जाहिर है एक ही बेटी थी अपने वालिदैन की, जो कि वेल ऑफ थे, अमीर थे। बेटी अगर किसी गुलाम की भी हो तो वो भी उसको शहजादियों की तरह रखता है, लेकिन अगर वेल ऑफ घराने की हो, अगर जो है ऐसे घराने की हो जहां पर पैसे की रेल पेल हो, तो वहां पर आपको पता है कि किस नाजो नखरों के साथ बेटी को रखा जाता है। तो बेटी के अंदर भी सानिया के अंदर यह था कि वो स्टेटस कॉन्शियस जरूर थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि बस हुक्म दे दिया तो होना ही चाहिए, या ऐसा रवैया नहीं था। वो सिर्फ मिसेस तबरेज या उनके बेटे असद में था। ये स्टेटस कॉन्शियस बार कैफ जरूर थी कि फ्रेंड्स जो बनाने हैं वो अपनी तरह के बनाने हैं, अपने लोगों में उठना बैठना है, जो कि एक नॉर्मल घरानों में होता है। अच्छा, हम इसको कंसिडर करते हैं या हम इसको रेफर करते हैं कि ये अमीर घरानों में या एलीट घरानों में होता है, ये हर जगह होता है, ये मीडियोकर फैमिलीज में भी होता है। आप जरा नोट करें तो ये आपकी फैमिलीज में भी होता होगा। जो आप में से जरा माड़े हैं पैसे के लिहाज से या स्टेटस के लिहाज से, तो आपकी फैमिलीज भी अक्सर कहती होंगी यार वो नहीं होना, नहीं जान दे। ये ऐसा होता है, ये एक फैक्ट है, मुनाफकत करने की, हिपोक्रेसी करने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर जगह होता है, लेकिन मेजोरिटी होती है। बार कैफ मूविंग फॉरवर्ड, मिसेस तबरेज जो है उन्होंने अपनी जिंदगी जो है बड़े बेहतर अंदाज में मैनेज की हुई थी। बेटा पढ़ रहा था, बेटी पढ़ रही थी,
घर में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं था। और इसी असना में मिसेस तबरेज ने सानिया के लिए एक रिश्ता ढूंढा। और रिश्ता जाहिर है, जैसे मैंने कहा कि स्टेटस कॉन्शियस थी वालदा भी, बेटी भी, तो उन्होंने अपने ही मयार के लोगों में ढूंढा। उनके बिजनेस पार्टनर थे और उनका बेटा था जिस बेटे का नाम था राहील। उन्होंने राहील का रिश्ता जो है वो अपनी बेटी सानिया के लिए ढूंढा और उसको मुंतखब किया। और सानिया जाहिर है कोई इनकार करने की बज़ाहिर वजह जो है वो सामने थी नहीं। वो लड़का उनके स्टेटस के मुताबिक था, हैंडसम था, डिसेंट था, अच्छे घराने से था। तो सानिया ने अपनी माँ की जो ख्वाहिश है उसका एहतराम किया और कहा कि ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो मिसेस तबरेज ने अपनी बेटी सानिया की शादी जो है वो राहील के साथ करवा दी। खैर, राहील के साथ शादी हुई, जिंदगी जो है वो एक नॉर्मल गुजर रही थी, जैसे जिंदगी गुजरती है। अच्छा टाइम आता है, बुरा टाइम आता है, हंसी आती है, खुशी गमी सब कुछ साथ साथ चलता है। इसी असना में जो असद था वो बिल्कुल अकेला हो गया। अपने बाप से अटैच था, बाप की डेथ हो गई। उसके बाद माँ जो है वो जाहिर है बिजनेस में बिजी, काम में बिजी, दोस्त को इतने थे नहीं। जो उसका एक वाहिद दोस्त जो उसकी सिस्टर थी, जाहिर है उसकी शादी हो गई, तो फिर वो घर में बिल्कुल ही अकेला हो गया। इसी असना में एक्सक्यूज मी, इसी असना में उसको यूनिवर्सिटी में एक लड़की पसंद आई। उस लड़की का नाम जो है वो हिना था। अब आपको क्लियर हो गया कि जो राहील है वो मिसेस तबरेज का दामाद बना, यानी कि सानिया का शौहर, और जो हिना है वो लड़की है जिसको असद ने पसंद किया। मतलब इनिशियल तौर पे तो पसंद सिर्फ इस हद तक थी कि गुफ्तगू होती, बात होती, जैसा कि मैंने कहा कि टाइम जो है वो इतना ज़्यादा उसको नहीं मिला करता था। अपने वालिद से अटैच था, वालिद की डेथ हुई, वालदा जो है वो काम में बिजी थी, मसरूफ थी, और सिस्टर के साथ दोस्ती थी। सिस्टर की शादी हो गई, वो चली गई, तो फिर उसके पास कोई शख्स नहीं था कि जिसके साथ वो बैठकर बात करता, गपशप करता। तो इस दौर में उसकी जो बात है वो हुई हिना के साथ, जो कि उसकी क्लास फेलो नहीं थी लेकिन वो सेम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। हिना बहुत लाइक खातून थी, बहुत लाइक बच्ची थी, स्कॉलरशिप पे पढ़ रही थी और बहुत ज़्यादा वेल ऑफ फैमिली से नहीं थी। मतलब वो बच्ची थी जो कि बहुत ब्राइट स्टूडेंट थी, बहुत अच्छे मार्क्स लेकर वो यहाँ तक पहुंची थी और उसके मार्क्स की बदौलत उसको फुल स्कॉलरशिप दी गई थी, फीस लिए बिना वो वहाँ पर उसको पढ़ाया जा रहा था। यूनिवर्सिटी की सबसे बेहतरीन स्टूडेंट्स में उसका शुमार होता था, ना सिर्फ पढ़ाई में बल्कि जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी उसका शुमार होता था। बैडमिंटन हो, कोई स्पोर्ट्स हो, डिबेट हो, हमेशा वो आगे रहती थी। खैर, असद की मुलाकात उसके साथ यूनिवर्सिटी में हुई। दोनों कैफेज में वक्त गुजारते, बैठे रहते। असद घर जो है वो आने को तरजीह ना देता। कभी अगर फॉर एग्जांपल हिना की क्लास जो है वो 1-1.5 घंटा डिले है और असद को छुट्टी हो भी गई है, असद की कोई क्लास नहीं है, असद जो है वो फिर भी यूनिवर्सिटी में रहता, हिना का इंतज़ार करता रहता और कभी कभार हिना को जो है ड्रॉप करके घर में फिर घर आता। तो सिलसिला कुछ यूं चल निकला कि मिसेस तबरेज जो है वो अपने मामलात में बिजी थी। जो सानिया है उनकी बेटी, उसकी शादी हो गई थी, वो रहील के साथ अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ थी। और यहाँ पर जो असद है वो हिना के साथ मोहब्बत की पहली सीढ़ी तक पहुंच चुका था। यहाँ तक कहानी आपको समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताइए, क्योंकि कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितनी हनकी डोरी अभी आपको लग रही है उतनी मुझे भी लग रही थी, लेकिन आगे जो कहानी जिस मोड़ पर जाएगी उसने मेरी रूह को झंझोड़ के रख दिया। मेरा मकसद आपको अफसरदगी के मयार पर लाना या आपको उदास करना नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको बयान करना बड़ा ज़रूरी होता है। तो कहानी यहाँ तक पहुँची है। अगर आपको समझ में आ रही है तो आप मुझे, मैं कमेंट्स देख रहा हूँ, आप ज़रूर बता दीजिए, या मेरा जो इंस्टा है मैं उस पर भी देख रहा हूँ, आप मैसेज करके भी मुझे बता सकते हैं। जस्ट राइट ज़िशान नासिर, आपको मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट मिल जाएगा, वहाँ मैसेज करके भी आप मुझे बता सकते हैं। सो कहानी इस वक्त यहाँ पर है कि मिसेस तबरेज अपनी लाइफ में बिजी हो चुकी हैं। सानिया की शादी हो चुकी है, अपने हस्बैंड रहील के साथ वो अपनी ज़िंदगी में बिजी है, और असद
जो कि बिल्कुल अकेला हो गया था, उसको हिना की सूरत में एक दोस्त मैसर आ चुका है, जिसके साथ वो जिंदगी को हसीन और खुशगवार महसूस कर रहा है। अच्छा, ये जो आशिक लोग होते हैं ना, इनकी एक खूबी होती है जो शायद इनकी खामी भी होती है, या यूं कह लीजिए कि इनकी खामी होती है जो इनकी खूबी भी होती है। ये चीजों को अपने अंदाज में देखते हैं, ये चीजों को एस्टिमेट भी अपने अंदाज से करते हैं। मतलब ये कहते हैं कि यार अगर ऐसा होगा तो ऐसे कर लेंगे, ऐसा होगा तो ऐसे कर लेंगे, ऐसे हो जाएगा तो फिर ऐसे कर लेंगे। मतलब ये स्कीमें जो हैं वो अपने अंदाज से लगाते हैं, और पता तब चलता है जब सारी की सारी स्कीमें उल्टी हो जाती हैं। तो असद और हिना जो है, उनका भी यही सिस्टम था कि जो बात दोस्ती से शुरू हुई, जो बात कैफेज में बैठने से शुरू हुई, जो बात साथ वक्त गुजारने से शुरू हुई, कहीं ना कहीं दोनों अब एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि दोनों जाहिर है पसंद करने लगे थे तो सिर्फ पसंद नहीं करना था, शादी भी करनी थी। तो जहां तक हिना की बात है तो वहां पे तो इतना प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि जाहिर है वो एक मीडियोकर क्लास से ताल्लुक रखती थी। अगर असद जैसे लड़के का रिश्ता उनके घर जाता तो जाहिर है कोई बज़ाहिर ऐसी वजह नजर नहीं आती थी कि वो रिश्ते से इनकार करते। लड़का वेल ऑफ था, हैंडसम था, डिसेंट था, पढ़ा लिखा था, फिर हिना की ख्वाहिश भी थी। लेकिन प्रॉब्लम दूसरी साइड पर जरूर थी, यानी कि जो मिसेस तबरेज हैं, जाहिर है वो ये नहीं चाहती थी कि उनका बेटा किसी ऐसी जगह पे शादी करे जो स्टेटस से लो हो। ये जो बिजनेसमैन लोग होते हैं, मैं सबको नहीं कह रहा, लेकिन ये मैं एक फैक्चुअल बात कर रहा हूं कि इनकी शादियां भी एक तरह से बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट की तरह होती हैं। मतलब ये माइंड में ये रखते हैं कि अगर हमने कहीं पर ऐसी जगह शादी कर ली जहां पर स्टेटस हमारे मुतालिक या हमारे मुताबिक नहीं है, तो शायद हमारा बिजनेस उससे इफेक्ट होगा। ये मैंने होते देखा है, ये मैंने खुद अपनी आंखों से होते देखा है। तो मिसेस तबरेज के हवाले से ये बात बारहा मौजूद थी, जो कि असद के दिल में भी ये डर था, हिना के दिल में भी ये डर था। लेकिन बार कैफ दोनों, जैसे मैंने कहा कि जो इश्क होता है या जो आशिक होते हैं, ये इनकी खूबी या खामी यही होती है कि हर चीज को अपने अंदाज से एस्टिमेट करते हैं। तो अभी जो वक्त इन पर था वो इनको बेहतरीन लग रहा था, चांद बड़ा लग रहा था, फूलों की खुशबुएं आ रही थी। मतलब ये वो लम्हात होते हैं जिसमें इंसान सोचने समझने की जो हिस्सा है उससे कासिर हो जाता है। सुबह कैफ बिल आखिर वो लम्हा आया जब असद ने अपनी वालदा यानी कि मिसेस तबरेज से जिक्र करने का सोचा। यही हाल होता है जब इश्क मोहब्बत की बात हो ना, तो ये लम्हात ऐसे होते हैं कि आपको गर्मी में गर्मी नहीं लगती, सर्दी में सर्दी नहीं लगती, और आप जो भी पहन लें आपको लगता है कि आप पर सज रहा है। ये एग्जैक्ट यही हालत होती है। जनाब, फाइनली वो लम्हा आया जब असद ने ये ठान ली और हिम्मत करके अपनी वालदा के कमरे में एक दिन पहुंचा, दरवाजा नॉक किया और कहा कि मामा मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मिसेस तबरेज अपनी रोलिंग चेयर पर किताब पढ़ रही थी, अपनी ऐनक को उन्होंने साइड पर रख कर, बताओ क्या बात है। बहुत ही सब्र के साथ उसकी पूरी गुफ्तगू सुनी और असद ने एक ही सांस में कहिए कि अपनी सारा जो मुद्दा है, जो बात है, टू द पॉइंट बात अपनी वालदा के सामने रखी कि मेरी एक यूनिवर्सिटी फेलो है जिसका नाम हिना है, मैं उसको और वो मुझे पसंद करती है, और हम सिर्फ एक दूसरे को दोस्त की हद तक पसंद नहीं करते बल्कि हम एक दूसरे को इस हद तक पसंद करते हैं कि हमने जिंदगी साथ गुजारने का फैसला किया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरी शादी जो है वो हिना के साथ करवा दें। और फिर हिना के बारे में बताया कि हिना जो है वो यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप के ऊपर पढ़ रही है, उसके जो वालिद हैं वो एक इदारे में क्लर्क हैं और उसकी वालदा हाउसवाइफ है और वो इस जगह से ताल्लुक रखते हैं। तो मिसेस तबरेज ने बहुत ही तहम्मुल के साथ, बहुत ही सब्र के साथ उसकी पूरी बात सुनी और खिलाफ तवक्को असद शायद एक्सपेक्ट कर रहा था कि मिसेस तबरेज थोड़ा सा गुस्सा करेंगी, थोड़ा सा डांटेंगी, थोड़ा सा हाइपर होंगी। मिसेस तबरेज के जो अल्फाज थे वो बिल्कुल यकसा इससे मुख्तलिफ थे। मिसेस तबरेज ने कहा कि ठीक है, तो नेक्स्ट वीकेंड पर उसकी फैमिली को घर बुला लो और मैं उनसे मिल लेती हूँ और मैं देख लेती हूँ कि वो कैसे लोग हैं। अब ये सुनना था तो ये बहुत ही खिलाफ तवक्को बात थी, लेकिन असद को लगा कि शायद जो मिसेस तबरेज हैं यानी कि उसकी वालदा, वो उसकी मोहब्बत को समझ बैठी हैं या उसकी मोहब्बत में इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही हैं। अगर उनके लिए मुश्किल है भी तो एटलीस्ट वो अपने बेटे की मोहब्बत में इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। तो असद की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। असद जो है वो कभी यहाँ झूमता हुआ फिर रहा था, कभी वहाँ झूमता हुआ फिर रहा था। और असद ने नेक्स्ट डे, अब वो रात नहीं गुजर रही थी कि किस तरह से वो रात गुजरे, और अगले दिन यूनिवर्सिटी में जो है वो
हिना से मुलाकात हो और वो उसको बाय फेस देखकर, मोबाइल पे तो बता ही दिया था लेकिन बाय फेस देखकर बताए और उसके एक्सप्रेशन देखे कि मम्मा जो है वो इस चीज के लिए एग्री कर गई हैं कि तुम्हारी फैमिली जो है वो हमारे घर आए। तो बार कैफ नेक्स्ट डे हिना के साथ उसकी मुलाकात हुई। असद ने उसको बताया कि मेरी मम्मा कह रही हैं कि तुम नेक्स्ट वीकेंड पर अपनी फैमिली, आपके पेरेंट्स जो हैं उनको मिलवाओ मेरी मम्मा से, हमारे घर आओ चाय के ऊपर और फिर वहां पर सारी बात हो जाएगी। और तुम बेफिक्र हो, अगर मेरी मम्मा ने मिलना ही ना होता, अगर कोई ऐसा मामला होना ही ना होता तो मेरी वालदा जो है कभी भी ये ना कहती कि मिलवाओ, वो डायरेक्ट कह देती कि नहीं ऐसा नहीं मुमकिन, ऐसा नहीं हो सकता। तो हिना ने एज इट इज जाके, जाहिर है ऑलरेडी बात की हुई थी अपने पेरेंट्स से, अपनी वालदा से, उन्होंने उसकी बात को सुना समझा और उसके मुताबिक जो पेरेंट्स हैं हिना के वो नेक्स्ट वीकेंड पर असद के घर यानी कि मिसेस तबरेज से मिलने मिसेस तबरेज के घर पहुंच गए। अब असद जो है वो तैयार श्यार होकर बैठा हुआ था। जो पेरेंट्स हैं हिना के वो आए, बड़े अच्छे अंदाज में उसने वेलकम किया। मिसेस तबरेज बैठी हुई थी, मिसेस तबरेज से मिलवाने उनको ड्राइंग रूम में लेकर गया, ड्राइंग रूम में बिठाया गया। मिसेस तबरेज इंटर हुई, गपशप हुई, चाय वगैरह जो लवाजमात होते हैं वो पेश किए गए। और मिसेस तबरेज ने जो हिना की वालदा है उससे कहा कि आपकी बेटी करती क्या है। तो हिना की जो वालदा है उन्होंने कहा कि जी पढ़ती है, आप जानते हैं कि आपके बेटे के साथ ही सेम यूनिवर्सिटी में है। तो मिसेस तबरेज ने सभी लोगों के सामने बैठकर कहा कि और कुछ है या नहीं, आपकी बेटी है बहुत तेज, बहुत बेहतरीन जगह पर उसने हाथ मारा है जहां पर लोग जो है वो स्टेटस वाइज बहुत ऊपर है आपसे, पैसे के वाइज बहुत ऊपर है आपसे। तो बजाय इसके कि वो वहां पर जॉब करती या डिग्री लेती, डिग्री लेने के बाद कहीं इंटरव्यू देती, जॉब करती, उसने सही जगह हाथ मारा है कि डायरेक्ट किसी ऐसी जगह पर हाथ मारूं कि जहां पर ये सारा फासला तय हो जाए ऑटोमेटिकली और किसी चीज की जरूरत ना पड़े। अब ये वो बात कर रही थी और सब लोग हैरान थे कि मिसेस तबरेज क्या बात कर रही हैं। बीच में असद ने उठकर वालदा को रोकने की कोशिश की तो मिसेस तबरेज ने एक जन्नाटेदार थप्पड़ जो है वो असद के मुंह पे रसीद किया। मिसेस तबरेज शायद ये मैसेज कन्वे करना चाहती थी कि अगर वो कुछ दिन पहले असद को कह देती कि नहीं मैं नहीं मिलूंगी तो शायद असद एक रेजिस्टेंस शो करता। ये जहन में मिसेस तबरेज के आया और शायद जो पेरेंट्स हैं हिना के या जो हिना है उनको लगता है कि चलो मिसेस तबरेज ही नहीं मान रही, असद जो है उसकी तो इतनी हिम्मत है कि वो अपनी वालदा के अगेंस्ट जाएगा। लेकिन मिसेस तबरेज के ज़हन में ये आया कि मैं उनको बुलाकर अपने घर में बेइज्जत करूंगी, ये तो सबसे बड़ी वजह बन जाएगी रिश्ता ना होने की। और उसी दौरान अगर असद कुछ भी मजम्मत करता है तो उसकी मजामत का जो जवाब है मैं उसको भी बेइज्जत करके दूंगी ताकि उसके सामने जो हिना के घर वाले हैं उनको भी अंदाजा हो जाए कि घर में होल्ड किसका है। वो मैंने कहा ना कि वो एक डेंट इंसान के अंदर कहीं ना कहीं रह जाता है, वो डेंट जो मिसेस तबरेज के अंदर था कि जो मैंने कह दिया वो होना है। तो बार कैफ सेम ऐसे ही हुआ, असद ने रोकने की कोशिश की तो एक जन्नाटेदार थप्पड़ मिसेस तबरेज ने मेहमानों के सामने उसके चेहरे पे मार दिया। अब जाहिर है पीछे कुछ रह तो गया नहीं था। जो हिना के पेरेंट्स हैं वो चुपचाप उठे, शरीफ लोग थे और चुप करके अपने घर चल दिए। मिसेस तबरेज ये भूल गई थी कि असद भी उन्हीं का बेटा है और जो डेंट मिसेस तबरेज के अंदर है, मिसेस तबरेज को देखते देखते शायद वही डेंट असद के अंदर भी आ चुका है। असद ने खैर हिना से कांटेक्ट करने की कोशिश की जो कि बहुत ही दुखी थी। हिना ने उससे कांटेक्ट करने से बिल्कुल मना कर दिया और कहा कि तुमने मेरे पेरेंट्स को घर बुलाकर बेइज्जत किया। और ये बड़ा मुश्किल होता है बच्चों के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी कि पेरेंट्स की बेइज्जती बच्चों की वजह से और बच्चों को पता चले कि मेरे पेरेंट्स की जो बेइज्जती है वो मेरी वजह से हो रही है। मुझे इसके ऊपर एक छोटी सी बात याद आ गई, स्टोरी से हट के मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करता हूँ कि बचपन में एक दफा एक टेस्ट लिया गया जो कि बड़ा मुश्किल था। मुझे मैथ शुरू से ना समझ में आता था ना पसंद था। तो वो टेस्ट लिया गया, उसको क्रैश प्रोग्राम कहते थे, पता नहीं हमारे यहाँ तो होता था, अब आप लोग जो अब नए लोग हैं उनके टाइम पे होता है। यानी क्रैश प्रोग्राम से मुराद ये होता है कि पेपर से पहले ना वो पूरे सिलेबस का एक टेस्ट लेते हैं ताकि बच्चा जो है वो उसको पता चल जाए कि कितने पानी में है वो। तो उस टेस्ट में मैं बड़ी बुरी तरह फेल हो गया, सिर्फ मैथ्स में। बाकी हर चीज में मेरे नंबर बड़े अच्छे थे लेकिन जो मैथ्स था उसमें मैं बड़ी बुरी तरह फेल हो गया।
और उन्होंने क्या किया कि वो जो 8-10 बच्चे बुरी तरह फेल हुए थे उनके पेरेंट्स को स्कूल बुलाया, प्रिंसिपल के ऑफिस बुलाया, मेरी वालदा आई और जब मैंने मेरे वालदा को देखा कि वो टीचर उनको कह रही हैं कि ये बच्चा बड़ी बुरी तरह मैथ्स में फेल हुआ है, आप क्या इसको तवज्जो नहीं देती एंड ऑल दैट, तो वो जो मैंने अपनी वालदा के चेहरे पे तासुरात देखे मुझे बड़ी दुख हुआ, मुझे बड़ी तकलीफ हुई। मैं भी इवन आपको ये बात बता रहा हूँ तो मेरा दिल उस तकलीफ को महसूस कर रहा है। आप यकीन करें कि उस दिन मेरी वालदा घर गई, उसके बाद जब रियल पेपर हुए तो सबसे ज्यादा मार्क्स मेरे थे उस पेपर के अंदर। वो उस तकलीफ ने मुझे इतना अंदर से झंझोड़ा कि मेरी वजह से मेरे पेरेंट्स या मेरी वालदा जो है उसको खड़ा होना पड़ा है कहीं पे। तो बाहर क्या है, वो हिना को भी जाहिर है मैं उस कैफियत से चूंकि खुद गुजरा हूं तो मैं हिना की कैफियत बखूबी समझ सकता हूं। तो हिना जो है उसने जो है वो बहुत ज्यादा इसरार किया कि बस अब जो होना था हो गया, भाड़ में गई तुम्हारी मोहब्बत, मेरे लिए मेरे पेरेंट्स अहम है जिनको इतनी बुरी तरह जलील करके तुम्हारे जो वालदैन है या तुम्हारी, बल्कि वालदैन तो है नहीं, वालिद का तो इंतकाल हो गया, लेकिन जो तुम्हारी वालदा है मिसेस तबरेज, उन्होंने बड़े बुरे तरीके से जलील करके मेरे पेरेंट्स को निकाला है, तो मैं जो है वो कभी तुमसे नहीं मिलूंगी। अब असद ने आगे से उसको ऐसी बात कही जिसपे हिना जो है वो बहुत हैरान हुई। उसने कहा कि जितनी बेइज्जती तुम्हारे वालदैन की हुई है उतनी ही बेइज्जती मेरी भी हुई है, और जितना बदला लेने की आग तुम्हारे अंदर मौजूद है उतनी ही मेरे अंदर भी मौजूद है। तो मैं चाहता हूं कि तुम मुझे बताओ हम ऐसा क्या करें कि जो तुम्हारे वालदैन की बेइज्जती है उसका भी बदला ले लिया जाए और जो मेरी बेइज्जती हुई है उसका भी बदला लिया जाए। चाहे वो मेरी माँ है लेकिन मैं उनसे बदला लेना चाहता हूँ। अब हिना को समझ में ना आए कि अब एक बेटा है, वो बेटा जो है वो अपनी वालदा के हवाले से बात कर रहा है, और जाहिर है यहाँ पर गलती पे मिसेस तबरेज है जिन्होंने ना सिर्फ ये कि जो हिना है उसके घर वालों को बेइज्जत किया बल्कि अपने बेटे की भी बड़ी बुरी तरह बेइज्जती की। तो उन्होंने कहा मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या इसके ऊपर हो सकता है, किस तरह बदला तुम लेना चाहते हो या किस तरह लिया जा सकता है, मैं कुछ नहीं जानती इस बारे में। तो असद ने कहा कि अगर तुम सचमुच अपने वालदैन की बेइज्जती का बदला लेना चाहती हो तो हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, क्योंकि मैं अपनी माँ को जानता हूं, जब उसको ये पता चलेगा कि मैंने उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर शादी कर ली है तो उसको बड़ा तकलीफ होगी, उनको बड़ा ठेस पहुंचेगी, और शायद यही बदला होगा मेरी बेइज्जती का भी और तुम्हारे वालदैन की बेइज्जती का भी। खैर हिना ने बज़ाहिर तो इनकार किया, लेकिन मोहब्बत फिर मोहब्बत होती है। 4, 5, 6, 7 महीने उसने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया। पेरेंट्स उस तरह तो कन्विंस नहीं हुए कि बहुत खुशी खुशी जो रिश्ता है वो हिना का असद के साथ कर देते, लेकिन पेरेंट्स मजबूर हो जाते हैं एक हद पे जाके। मतलब उनको ये डर होता है कि कहीं बच्ची खुद घर से ना चली जाए या कोई और मामला ना हो जाए, तो अपनी इज्जत को बचाते हुए उन्होंने बादिले ना ख्वास्ता जो इजाजत है वो दे दी। हिना को ये कह दिया कि ठीक है तुम अगर करना चाहती हो तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम अगर चाहो तो कर लो शादी, लेकिन फिर कोई हमसे खैर की उम्मीद ना रखना, ये ना उम्मीद रखना कि हम कोई बहुत ज्यादा तुम्हारी खुशी में खुश होंगे या हम तुम्हारे साथ जो है वो इस सफर में खड़े होंगे। ठीक है बस तुम करना चाहती हो कर लो, हमारी तरफ से इजाजत है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। एक मीडियोकर क्लास फैमिली थी, शरीफ फैमिली थी, जो कि एक फैमिली जिस तरह से कहेगी अपनी इज्जत को सामने रखते हुए, वही काम हिना की फैमिली ने किया। सो खैर असद ने और हिना ने यह फैसला किया कि वो आपस में कोर्ट मैरिज करेंगे। तो असद ने हिना के साथ कोर्ट मैरिज की और हिना को लेकर अपने घर आया। मिसेस तबरेज लाउंज में बैठी टीवी देख रही थी। जिस तरह ही असद जो है वो लाउंज में दाखिल हुआ, उसके साथ हिना थी। हिना को देखा मिसेस तबरेज ने, और मिसेस तबरेज ने कहा कि लड़की अभी तक तुम्हारे साथ है और तुम आज इसको घर पे भी लेकर आए हो। ठीक है तुम अपने दोस्तों के साथ आते हो, तुम्हारे दोस्त आते हैं, लेकिन ये लड़की मैंने तुम्हें कहा था कि इससे दूर रहो, किस हैसियत से तुम इसको साथ लेकर आए हो। तो ये गुफ्तगू हो रही थी, तो असद ने कहा कि मामा अब ये लड़की सिर्फ मेरी दोस्त नहीं मेरी बीवी है। और ये कहते हुए निकाहनामा जो है वो असद ने मिसेस तबरेज के सामने रखा। मिसेस तबरेज के तो पांव के नीचे से एकदम जमीन निकल गई। लेकिन ये बिजनेसमैन लोग होते हैं ना, इनका एक बहुत बड़ी खूबी होती है इनके अंदर, और ये आपको हर बिजनेसमैन के अंदर मिलेगी अगर वो वाकई बिजनेसमैन है। कुछ बिजनेसमैन होते हैं जो बस पैसा उनके पास होता है और वो पैसे को लेफ्ट राइट कर रहे होते हैं। हर पैसे वाला बिजनेसमैन नहीं होता। एक बिजनेसमैन वो होता है जो ग्रास रूट लेवल से ऊपर आया होता है, उसके अंदर एक क्वालिटी मिलेगी आपको। मैं चले आपको बता रहा हूं, कभी अगर आपको मौका मिले और कोई बंदा आपको ऐसा लगे
जो जिसको आप कहते हो कि यार ये वाकई ग्रास रूट लेवल से ऊपर आया, तो आप गौर कीजिएगा उसके अंदर एक क्वालिटी लाजमी होगी। उसके अंदर क्वालिटी ये होती है कि वो कोई भी फैसला फौरन नहीं करता, वो एनालिसिस करता है हर चीज का। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई चीज उसके अगेंस्ट भी हो जाए, खिलाफ तवक्को भी हो जाए, तो वो एकदम रिएक्शन अपने नहीं देता, वो एकदम अपने पत्ते शो नहीं करता। वो कहता ठीक है, अच्छा ये हो गया है, नुकसान हो गया है, 10 करोड़ का हो गया है, अच्छा अब क्या हो सकता है। तो मिसेस तबरेज ने भी एग्जैक्ट वही किया। ऑल दो के उनके पांव के नीचे से जमीन निकली, उनको गुस्सा आया, उनकी जो कह लें कि उनके अंदर एक जो बुत था, एक खुद पसंदी का, खुद परस्ती का जो बुत था, वो पाश पाश हुआ। लेकिन मिसेस तबरेज ने बुरे दिल के साथ ही सही, लेकिन असद को घर से नहीं निकाला। ये नहीं कहा कि निकल जाओ यहां से, मैं तुम्हें आग करती हूं, तुम मेरी घर में नहीं रह सकते, कोई ऐसी बात नहीं की। चुप करके रोते हुए अपने कमरे में चली गई और असद जो है वो हिना को लेकर अपने कमरे में चला गया और जिंदगी जो है वो शुरू हो गई। यानी कि मिसेस तबरेज सुबह उठती, नाश्ता वगैरह करती, वही मामूल के मुताबिक नाश्ता वगैरह करके ऑफिस चली जाती। असद जो है वो यूनिवर्सिटी चला जाता या कभी ऑफिस चला जाता, हिना जो है वो अपनी यूनिवर्सिटी चली जाती। तो एक सिलसिला जो है वो शुरू हो गया लाइफ का। हिना से मिसेस तबरेज बात ना करती, मिसेस तबरेज असद से बात नहीं करती थी। असद जो है वो बस हिना को कहता था कि ठीक है, बस जिंदगी जैसे चल रही है चलने दो, अगर मामा बात नहीं भी करती तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो ये सिलसिला तकरीबन कोई 1.5 साल तक चलता रहा। लेकिन इसी मामले में एक आग थी जो पनप रही थी, एक जहर था जो बन रहा था, एक गुदास था, एक कीना था जो पैदा हुआ था मिसेस तबरेज के अंदर, जिसको वो किसी ना किसी तरह से जरूर स्पिट करना चाहती थी, बताना चाहती थी कि नहीं, अगर कोई है जिसका कहा चलता है तो वो मैं ही हूं। तो इस पूरे सिनेरियो में जब वो बात नहीं कर रही थी या बज़ाहिर कुछ बहुत ज्यादा जो है वो एग्रेशन शो नहीं कर रही थी, उन्होंने एक प्लान बनाया और प्लान ये बनाया कि उन्होंने अपनी बेटी सानिया को इन्वॉल्व किया। और चूंकि सानिया भी स्टेटस कॉन्शियस थी, उसको भी भाई की शादी किसी ऐसी जगह पर करनी थी जहां पर लोग उनके मयार के मुताबिक हों, जहां पर लेन देन जो है वो मयार के मुताबिक हो, जहां पर उसको अपनी भाभी को इंट्रोड्यूस करते हुए कोई बहुत ज्यादा शर्म महसूस ना हो, जहां पर रिश्तेदार जब शादी के फंक्शन में एक दूसरे के घर जाएं तो उनको पता चले अच्छा हाँ भाई ये 100 करोड़ इनकी नेटवर्थ है, तो जहां शादी हुई है उनकी 1.25 करोड़ है। मतलब ये मैं मिसाल दे रहा हूं। तो जाहिर है उसको भी ठेस पहुंची थी। बहनों को बड़े चाह होते हैं, बड़ा मान होता है भाइयों की शादियों के हवाले से, तो उसको भी जो है ठेस पहुंची थी, उसको भी दुख था। मिसेस तबरेज तो ऑलरेडी दुख से भरी हुई थी, गुस्से से भरी हुई थी। तो सानिया ने और मिसेस तबरेज जो कि माँ बेटी हैं, उन्होंने मिलकर ये प्लान बनाया कि राहील को इन्वॉल्व किया जाएगा और राहील को ये कहा जाएगा कि तुम हिना में इंटरेस्ट लो या ये एक्टिंग करो कि तुम्हें हिना में दिलचस्पी है, उसको कोई महंगे तहाइफ या कोई इस तरह की चीज और फिर उसके साथ कुछ कुर्बत बढ़ाने की कोशिश करो। और एन उस वक्त जब कुछ सबूत इकट्ठे हो जाएंगे, चाहे वो मैसेजेस की सूरत में हो, चाहे वो कह लो कि तस्वीर की सूरत में हो, वीडियोस की सूरत में हो, तो जब कुछ ऐसे सबूत, माकूल सबूत इकट्ठे हो जाएंगे जो कि दिखाए जा सकें असद को, तो उस वक्त हम जो है वो हिना को बदनाम करेंगे, असद के सामने सबूत रखेंगे। असद जो है वो खुद ही हिना को तलाक दे देगा और हम भी जो है वो बच जाएंगे, हिना भी जिंदगी से चली जाएगी और असद जो है उसकी जिंदगी से भी हिना का खात्मा हो जाएगा। उसके बाद असद की दूसरी शादी करवा देंगे और वो सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। तो यहां तक अब कहानी पहुंच गई कि सानिया और मिसेस तबरेज ने राहील को बुलाया और इस प्लान से आगाह किया। आप लोग अभी तक मेरे साथ हैं, इस कहानी को साथ साथ फॉलो कर रहे हैं। ये जानने के लिए मैं अपना इंस्टाग्राम अकाउंट देख रहा हूँ, ज़ीशान नासिर लिखिए, मैं आपको मिल जाऊंगा। एग्जैक्ट यूजर आईडी है ZEESHANNASIR26, ज़ीशान नासिर 26। इससे आगे क्या हुआ चलो लम्हात के बाद बताता हूँ। चलो जी, आप लोगों के चूंकि कमेंट्स और मैसेज मुझे मसूल हो गए हैं कि आप बिल्कुल साथ साथ हैं और स्टोरी को फॉलो कर रहे हैं, तो मैं स्टोरी को आगे बढ़ाता हूँ। और अब मुझे नहीं पता कि आपको अभी तक जो स्टोरी है वो किसी ड्रामे की स्टोरी लग रही है या नहीं लग रही। मुझे तो एग्जैक्ट जब तक ये स्टोरी सुनाई जा रही थी मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मैं किसी ड्रामा की स्टोरी सुन रहा हूँ। लेकिन ड्रामा में और रियल लाइफ में फर्क ये है कि रियल लाइफ में
सम टाइम कुछ ऐसा हो जाता है जिसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। ड्रामा की एंडिंग आप 10 दफा भी लिखना चाहें तो दोबारा लिख सकते हैं, 10 दफा भी दोबारा शूट करना चाहें तो शूट कर सकते हैं, लेकिन रियल लाइफ में अगर एंडिंग किसी और तरफ चले जाए तो आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। तो अब आई नॉट श्योर कि आपको अभी तक ये कहानी ड्रामाई लगी है या नहीं, लेकिन मुझे जब मैं सुन रहा था तो इस पॉइंट तक मुझे बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था कि मैं जैसे किसी आजकल के ड्रामा की स्टोरी सुन रहा हूँ। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने यकसर मेरी रूह को झंझोड़ के रख दिया। तो जनाब, जो प्लान बनाया गया मिसेस तब्रेज़, सानिया और राहील के दरमियान, उस प्लान के ऊपर काम होना शुरू हुआ। बर्थडे आई हिना की तो राहील ने एक बहुत महंगा गिफ्ट दिया, जो कि जाहिर है उसने खुद नहीं दिया, मिसेस तब्रेज़ और सानिया इसमें शामिल थी। और एक बहुत महंगा गिफ्ट उसने दिया जो कि हिना ने बाज़ाहिर लेने से इनकार किया, लेकिन फिर कहा यह गया कि ये चलता है हमारे यहाँ, जिस स्टेटस से हम ताल्लुक रखते हैं वहाँ पे गिफ्ट्स वगैरह ऐसे ही दिए जाते हैं। फिर मैसेजेस पे राहील जो है वो कुछ बेतकल्लफ होना शुरू हुआ हिना से, और हिना ने ये बात असद को बता दी कि जो आपके बहनोई हैं और जो मेरे नंदोई हैं वो कुछ बेतकल्लफ हो रहे हैं मेरे साथ। तो असद चूंकि जाहिर है उसी एक सोसाइटी में पला बड़ा था, या यूं कह लीजिए कि बहुत ज्यादा एक नैरो माइंडेडनेस जिसको बज़ाहिर कहा जाता है, लेकिन वो जो है होना नहीं चाहिए। एक मर्द को ये पता होना चाहिए कि उसकी बीवी को क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है, वो कहाँ है कहाँ नहीं है। इसको इस पता होने को आजकल लोग नैरो माइंडेडनेस कहते हैं, जो कि ये नैरो माइंडेडनेस नहीं है। लेकिन बाहर कैफ असद ने इस बात को कुछ बहुत ज्यादा अपने ऊपर हावी नहीं किया, और बल्कि हिना से कहा कि यार तुम अपने अंदाज से देख लो, अगर तुम बात नहीं भी करना चाहती तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, तुम अवॉइड कर दिया करो। तो लेकिन हिना जिस तरह से सोच कर गई थी असद के पास कि असद कोई स्टैंड लेगा या कोई ऐसी बात करेगा, तो असद ने खैर उतना कोई वावीला नहीं मचाया, और उसने हिना को साफ कह दिया कि यार तुम देख लो जिस तरह तुम्हें मुनासिब लगता है, अगर तुम्हें लगता है कि कुछ आउट ऑफ द लाइन चीजें जाती हैं तो तुम अवॉइड कर दिया करो। अब दूसरी जानिब राहील को तो किसी चीज का डर था नहीं, क्योंकि डर या तो उसको अपनी बीवी का होता, बीवी खुद उसको कह रही थी कि तुम फ्लर्ट करो हिना के साथ, यानी कि अपनी जो उसकी भाभी है उसके साथ। जो मिसेस तब्रेज़ है, या सास का डर होता, सास खुद कह रही थी कि अगर कोई गिफ्ट उसको देना हो या किसी तरह झांसे में फंसाना हो, क्योंकि मिसेस तब्रेज़ वंस फॉर ऑल इस चीज को खत्म करना चाहती थी। अगर सिर्फ मैसेजेस तक फंसाए जाने की बात होती तो वो कहती कि चलो किसी तरह मैसेज पे फ्लर्ट करो, वहां से कुछ मामलात जो है सेम हुए तो मैसेजेस दिखा दिए जाएंगे। लेकिन मिसेस तब्रेज़ जानती थी कि असद जितनी गहरी जिद रखता है या जितना पुख्ता इरादा रखता है, वो शायद मैसेजेस पर माफ भी कर दे हिना को। लेकिन कुछ मिसेस तब्रेज़ चाहती थी कुछ फुटेजेस हो जाती, कुछ वीडियो, कुछ पिक्चर्स होती जो कि असद के सामने रखी जाती, और असद अगर कभी भूलना भी चाहता उस वाक़े को तो भूल ना पाता। तो बार कैफ अब राहील को, जैसे मैंने कहा कि उसको किसी चीज का डर नहीं था, वो अपनी तरफ से हर वो कोशिश कर रहा था जिससे वो हिना को अपनी तरफ माइल कर सकता। और ये एक्टिंग करते करते राहील के दिल में किसी दिन सचमुच की बदनीयती जो है वो हिना को लेकर आ गई। ये एक्टिंग करते हुए, ये प्लानिंग करते हुए कि हिना को किसी तरह फंसाना है, ये एक्टिंग करते हुए राहील के दिल में किसी दिन हकीकतन बदनीयती आ गई कि वो हिना के साथ बदफेली करेगा। और इसी तरह एक दिन हिना जो है वो घर में मौजूद थी, मिसेस तब्रेज़ थी, सानिया थी। अब उनके नजदीक ये प्लान का हिस्सा था, राहील जो भी करता था वो प्लान का हिस्सा था, लेकिन सानिया को या मिसेस तब्रेज़ को बैक एंड पे ये नहीं पता था कि कहीं ना कहीं अब राहील इस घनौने फेल में एक्चुअली इन्वॉल्व हो रहा है। तो एक दिन राहील ने हिना के साथ जो है वो दस्तदराजी करने की कोशिश की,
उसकी फुटेजेस या वीडियोस जो है वो सानिया ने और मिसेस तबरेज ने किसी तरह रिकॉर्ड की, लेकिन हिना ने जैसे ही ये महसूस किया कि रहील जो है वो हदूद से तजावुज कर रहा है, तो हिना ने एक जन्नाटेदार थप्पड़ जो है वो रहील के मुंह पे दे मारा। अब प्रॉब्लम यह हुआ कि उस फुटेजेस को इस तरह से मैनिपुलेट किया गया कि देखने से लग रहा था कि वाकई हिना जो है वो भी इन्वॉल्व है रहील के साथ। बारकैफ मिसेस तबरेज ने वो वीडियोस जो है वो मंगवाई। जैसे ही वो वीडियोस एडिट होके या मैनिपुलेट होकर पहुंची तो मिसेस तबरेज ने घर में वाविला खड़ा कर दिया। असद अपने कमरे में बैठा हुआ था, असद को बुलाया और कहा कि आज दोपहर में ये मामला हुआ, आज तुम्हारी बेगम ने, हिना ने, हमारा जो दामाद है राहील, उसके मुंह पे थप्पड़ दे मारा। जब बात आगे मैंने पूछी तो पता ही चला कि ये दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व हैं और कहीं हिना और राहील के दरमियान ये बात चल रही थी कि राहील जो है वो इसको लेकर यहाँ से चला जाए। जब राहील ने कहा कि वो ऐसा नहीं कर सकता तो हिना को गुस्सा आया और लड़ाई में उसने थप्पड़ मारा और ये देखो ये इनके साथ इन्वॉल्व है। और साथ ही वो वीडियोस जो हैं वो असद के सामने रख दी गई। हिना जो है वो बार बार रोकर असद के पाँव में पड़ के गिड़गिड़ा कर कह रही थी कि मैं ऐसी नहीं हूँ, आप मुझे जानते हैं, मैं ऐसी नहीं हूँ, आप मुझे जानते हैं। और असद ने जब वो वीडियोस देखी तो मोबाइल अपनी माँ के हवाले किया और सख्ती के साथ अपनी माँ से कहा कि आप सब लोग झूठ बोल रहे हैं, मेरी बीवी हिना ऐसी नहीं है, मैं इसको जानता हूं। और ये कहकर वो अपने कमरे में चला गया। मिसेस तबरेज बहुत हैरान हुई कि इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी प्लानिंग करने के बावजूद भी उनकी तमाम तर मेहनत जो है वो नाकाम हो गई थी। और जो असद है उसकी मोहब्बत में किसी तरह कमी नहीं आई थी हिना को लेके। बारकैफ रात का टाइम था, राहील और सानिया अपने घर चले गए। मिसेस तबरेज अपने रूम में चली गई कि अब क्या हो सकता है। असद उसी टाइम पर अपने रूम में गया और हिना जो है वो घर के मामलात, कुछ कामों में मसरूफ। जब वो रात को कुछ घंटों के बाद अपने कमरे में पहुंची तो एक दर्दनाक चीख उसने मारी, जिस चीख से पूरा घर लहस गया और तमाम तर नौकर चाकर मिसेस तबरेज अपने कमरे से उठ के बाहर आएंगे। क्या हुआ, क्या हो गया? तो पता ही चला कि असद की डेथ हो गई है। असद इस दुनिया में नहीं रहा। खैर, नौकरों की मदद लेकर उसको फौरन हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, हॉस्पिटल ले जाया गया। लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही वह इस दुनिया को छोड़ चुका था, उसकी डेथ हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने उसको सरसरी तौर पर चेक किया और बताया कि काफी देर पहले ये इस दुनिया से रुखसत हो चुका है और ऊपर वास कर चुकी है। हिना के ऊपर आसमान टूट पड़ा। मिसेस तबरेज अपने जवान बेटे की लाश देखकर नींद पागल हालत हो गई थी। सानिया ने अपने जवान बेटे की, अब भाई की लाश देखकर खुद को नींद पागल कर लिया था। बारकैफ वक्त गुजरा, असद की तदफीन हुई। असद की मौत के बाद ही मिसेस तबरेज ने और सानिया ने यह फैसला किया कि हिना को वापस भेज दिया जाए, क्योंकि सारे फसाद की जड़ ये है, इसकी वजह से ही सब कुछ हुआ है। अभी भी वो इस चीज को तस्लीम करने से कासर थे कि उन्होंने क्या किया है जिसकी वजह से इतना बड़ा नुकसान हो गया है। हिना बेवा हो गई है, सानिया का अपना भाई इस दुनिया से जा चुका है, मिसेस तबरेज का अपना बेटा जवान इस दुनिया से जा चुका है। उनको अभी भी लग रहा था कि हिना की वजह से सब कुछ हुआ है। उन्होंने हिना को वापस भेजा। जाहिर है हिना के जो वालिदैन हैं अपनी बेटी को किस तरह से इस लम्हात में तन्हा छोड़ सकते थे। उन्होंने बहुत ज्यादा कुछ को सपोर्ट नहीं किया, लेकिन अपने साथ रख लिया। कुछ 10-12 दिन गुजरे, तदफीन के मामलात हो चुके थे, दुआ के लिए लोग आ रहे थे, जा रहे थे, सारे मामलात हुए।
सानिया ने एक दिन अपना मोबाइल ऑन किया, अपना व्हाट्सएप ऑन किया, जिस पर लोगों के ताज़ियाती पैगामात थे, लोग अफसोस कर रहे थे, ताज़ियत कर रहे थे। ऊपर नीचे बहुत सारे मैसेजेस थे, तो कहीं उससे एक मैसेज मिस हुआ जो कि उसके भाई का था, असद का। असद का एक वॉइस नोट जो असद ने उस रात अपने व्हाट्सएप से उसको भेजा था। सानिया ने फटाफट वो मैसेज ओपन किया, वो व्हाट्सएप ओपन किया, उस वॉइस नोट को प्ले किया, और वो वॉइस नोट ये था कि सानिया, मैं जानता हूं कि तुम और मम्मा मिलके हिना के खिलाफ क्या साजिश कर रहे हो। मैंने तुम लोगों की बातें एक दो दफा खुद भी सुनी थी, और मैंने मामा के मोबाइल में मैसेजेस भी तुम्हारे और मम्मा के देखे हैं, तुम आपस में क्या प्लान कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे। मैंने हमेशा खुदा से दुआ की कि तुम लोग जो चाहते हो वो ना हो, क्योंकि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं तुम्हें ये कहता कि तुम कितना घिनौना काम अपने खामन से करवा रही हो, या मम्मा बदले की आग में किस हद तक जा रही हैं। लेकिन जब ऐसा नहीं हो सका और तुम लोगों ने वो वीडियोस मुझे दिखाई, और मैं जानता था कि बात सिर्फ यहां पर नहीं रुकनी थी, तो मैंने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह मुझे आज मौत दे दे, क्योंकि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि अब मैं सबको लेकर कैसे तुमसे नजरें मिलाता, अपनी मम्मा से नजरें मिलाता, या उस हिना को लेकर जो मेरी बीवी थी उसी फैमिली में रहता जहां पे रहील ने भी रहना था, तुमने भी रहना था, मम्मा ने भी रहना था। बहरहाल मैं इस दुनिया से जा रहा हूं, हो सके तो खुदा से माफी मांगते रहना। असद ने सुसाइड अटेम्प्ट किया और बस दुनिया से रुखसत हो गया। जब सानिया ने ये वॉइस नोट सुना तो उसके पांव के नीचे से जमीन निकल गई, उस पर आसमान टूट पड़ा। सानिया फौरन अपनी माँ यानी कि मिसेस तबरेज के पास गई, उसको ये बात बताई कि असद को सब कुछ पता चल चुका था। मिसेस तबरेज ने सर पांव पीटना शुरू कर दिए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। असद इस दुनिया से जा चुका था, हिना बेवा हो चुकी थी। अब माफी किसी से भी मांगी नहीं जा सकती थी सिवाय खुदा ताला से। लेकिन एक सीख जो मुझे इस कहानी से मिली वो ये है कि आपसे कितनी ही बड़ी गलती क्यों ना हो जाए, कोशिश करें कि उसका अजाला कर सके, जिस हद तक भी मुमकिन हो सके कर सके। अगर अजाला बहुत मुश्किल है तो यकीनी तौर पर आपकी गलती भी बहुत बड़ी होगी। जितनी बड़ी गलती उतना बड़ा अजाला। खैर, उस वक्त सबसे पहले माफी अगर किसी से मांगी जानी चाहिए थी तो वो हिना थी। मिसेस तबरेज और सानिया फटाफट हिना के घर पहुंचे, उससे माफी मांगी। और इतनी आला ज़र्फ लड़की थी कि उसने एक दो बार कहने पर ही मिसेस तबरेज और सानिया को कहा कि मेरा खामन जा चुका है इस दुनिया से। आप लोगों को बदुआ देकर या आप लोगों को सजा की उम्मीद रख के मैं क्या करूंगी। मैंने अपना मामला खुदा के सुपुर्द किया। लेकिन सानिया को दिल ही दिल में ये गिल्ट था जो खाए जा रहा था कि उसने क्या कर दिया और उसको इस गलती का अजाला करना चाहिए। तो सानिया एक दिन हिना के घर पहुंची और उसे कहा कि मैं जानती हूं कि जो बात अब मैं तुमसे करने जा रही हूं शायद ये तुम्हारी रूह तक झंझोड़ दे, लेकिन मैं चाहती हूं ऐसा हो जाए। शायद किसी हद तक मुझे कब्र में सुकून मुयस्सर आ सके। शायद मेरी कब्र में कुछ रोशनी हो सके। मैं चाहती हूं कि तुम राहील से निकाह कर लो।
मेरी सौतन बन के ही सही मेरे साथ रहो। बज़ाहिर जब पहली मर्तबा हिना ने बात सुनी तो जाहिर है बहुत डिफरेंट रिएक्शन था उसका। उसने पहली बार में मना कर दी कि तुम ये क्या कह रही हो, क्या बात कर रही हो, ऐसा मुमकिन नहीं है, क्या सोच रही हो तुम। लेकिन जाहिर है हिना भी जवान थी, कहीं ना कहीं तो शादी उसने करनी थी। और फिर जिस गिरियावजारी के साथ, जिस नदामत के साथ, जिस शर्म के साथ मिसेस तबरेज ने, राहील ने, सानिया ने उसको कन्विंस करने की कोशिश की। सानिया और राहील सारी सारी रात मुसल्ले पर बैठ के रोया करते, खुदा से माफी मांगा करते कि बहुत बड़ी गलती हमसे हुई। बिलाखिर हिना इस बात के लिए एग्री हो गई और सानिया ने अपने शौहर के साथ यानी कि राहील के साथ उसका निकाह पढ़ा दिया। खुद भी वो राहील के निकाह में थी और हिना भी उसके निकाह में आ गई। और इस तरह हिना को दोबारा उस फैमिली में ले आया, उसका सारा खर्चा, उसके मामला, मतलब इस तरह से जिंदगी गुजारनी शुरू कर दी कि कम से कम हिना किसी और के आसरे पर नहीं थी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें से कौन सा किरदार है जिसने मुझे ये कहानी सुनाई। मैं 1 मिनट का टाइम आपको देता हूं, अगर आप ये गैस कर सकें कि कौन सा किरदार है जिसने कहानी मेरे सामने रखी और मैं अमानतन आपके सामने रख रहा हूं। आपसे गैस करवाने की एक वजह है, फिर मैं वो किरदार भी बताऊंगा और फिर ये भी बताऊंगा कि उसने आपके लिए क्या पैगाम भेजा। मुझे ये कहानी सानिया ने बताई और मैंने उनसे पूछा कि अब हिना जो है कि आपके साथ रहती हैं, तो उन्होंने कहा कि हम एक घर में रहते हैं, राहील, मैं, हिना, हमारे बच्चे। और हिना का किरदार हमारे घर में ऐसा है कि जो होना है उससे पूछ के होना है। अगर हिना किसी चीज में कंफर्टेबल नहीं है तो हम वो नहीं करते, अगर वो किसी चीज में इंटरेस्टेड है तो हम वो करते हैं। अब हम इस तरह जिंदगी गुजारते हैं। मैं जानती हूं कि जो गलती मुझसे या मेरी वालदा से और फिर मेरे शौहर से हुई वो किसी तरह उसका अजाला शायद मुमकिन नहीं है, लेकिन शायद जब तक हम जिंदा हैं गिल्ट का एक पहाड़ हर सांस के साथ अंदर आता था और हर सांस के साथ बाहर जाता था, कम से कम वो किसी हद तक कम हुआ है। बड़ा हौसला चाहिए इतनी बड़ी बात जो आपसे सरजद हुई हो किसी को बताने के लिए, और बताने की वजह ये बताने के लिए कि आपके पास एक ताकत है माइक की, लोग आपको सुनते हैं। लोगों को ये बताएं कि कोशिश करें कि बदला जब आपके दिल में आए, जब हसद आपके दिल में आए तो उसको पहले ही दिन मार दें। उस हसद के बच्चे को, उस बदले के बच्चे को बड़ा ना होने दें, पनपने ना दें। वो अगर पनप गया, बड़ा हो गया तो वो एक जिद्दी बच्चा आपसे कुछ भी करवाएगा और सोचे समझे बगैर आप सब कुछ करते जाएंगे, ये जाने बिना, ये देखे बिना कि इसका रिजल्ट क्या हो सकता है। आज मैं इस गिल्ट के साथ जिंदगी गुजार रही हूं कि मेरा भाई मेरी वजह से इस दुनिया से गया, मेरी माँ इस गिल्ट के साथ जिंदगी गुजार रही है, बिजनेस पे तवज्जो नहीं दे रही, हमारा बिजनेस जो है वो बस तकरीबन खत्म हो गया है, हमारी जो वो शाहाना लाइफस्टाइल था वो खत्म हो गया है। अब हम एक मीडियोकर जिंदगी गुजार रहे हैं, ये सब कुछ खत्म हो गया सिर्फ और सिर्फ हमारे हसद या हमारे बदले की आग की वजह से। तो कोशिश करें अगर आप ये पैगाम पहुंचा सके, और एक तो ये पैगाम पहुंचाइएगा कि अल्लाह ताला हमारी माफ़ी करे, अल्लाह ताला हमें माफ़ करे, हमारा जो फेल हमसे सरजद हुआ अल्लाह हमें उसकी माफ़ी कर दे।
मेरे भाई को जन्नतुल फिरदौस में मकाम अता करे और लोगों को ये बताइए कि कोशिश करें कि बदले की आग को अपने अंदर पनपने न दें। जब वो, मैंने तो खैर कोशिश की कि ज़रा बहुत कुछ इसमें से मैंने एक्सक्लूड किया है फॉर द आइडेंटिटी पर्पस। अगर मैं वो बताता तो जितना भी उसको मैं कवर करता आइडेंटिटी रिवील हो जाती, सो मैंने उसको एक्सक्लूड किया। बड़ी आसानी से मैंने आपके सामने बयान कर दिया, आपने सुन ली। लेकिन जब वो खातून ये बयान कर रही थी तो ये बात बताते हुए न जाने कितनी बार उनकी हिचकी बंदी और मैं चुप करके उनको सुनता रहा। मैं चुप करके इंतजार करता रहा कि कब वो इस काबिल हो सके कि वो एक कद घूंट पानी का लेके दोबारा अपनी बात का आगाज करें। हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी कहानियां हैं। ये करने का मकसद बाखुदा ये नहीं है कि आपको, मैं एक रेडियो प्रेजेंटर हूं, आऊं कुछ ऐसा करूं, आप सुने, पॉपकॉर्न्स आपके हाथ में हो, लेज आपके हाथ में हो, आप एंजॉय करें, बंद हो जाए उसके बाद आप भूल जाए। नहीं, यकीन करें मैंने जिंदगी में जो भी किया है इस नीयत के साथ किया है कि मैं नहीं कर रहा, करवाया जा रहा है। अब ये एक सीरीज ही समझ लें आप इसको, ये एक पूरा रेडियो शो हमारा तब्दील हो गया। और ये एक बार नहीं हुआ, ये कोई 10 दफा हो चुका है। जो लोग मेरे साथ मेरी रेडियो की जर्नी में चल रहे हैं 2014 से 2013 से, इनफैक्ट 11 साल नहीं, 12 साल हो गए ऑलमोस्ट। हाँ, 12 साल हो गए। इस 12 साल की जर्नी में जैसे इंसान के एक इर्तिका का मरहला होता है ना, एक जो है वो डार्विन थ्योरी होती है, इसी तरह मेरा प्रोग्राम तब्दील होता रहा। और बाखुदा कोई, मैं इसको पर्पसफुली नहीं किया मैंने कभी जिंदगी में, कि होता ना पर्पस के साथ आप करते हैं कि यार ऐसा करना है, नहीं। तो मुझे नहीं पता ये असाइनमेंट अब इस तरह से कितनी देर रहनी है। मैं, अगर कोई मुझे पिछले तरह के शोज थे, अगर वो आप मिस कर रहे हैं तो मैं माजरा चाहता हूं आपसे। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा कि आज मेरा प्लान था कि कुछ फंकी साइड पे जाएंगे, लेकिन नहीं हो सका तो मैं नहीं करता। आप समझ रहे हैं मेरी बात। फिर सबसे बड़ी वजह, यकीन जानिए, जब वो खातून आई, सानिया आई, उन्होंने जब ये बात शुरू की तो उनका गला जितना भारी था जब वो उठकर जा रही थी। मैं ये नहीं कहता कि बहुत खुश थी या बहुत ज्यादा खिलखिला के जा रही थी, लेकिन उनकी आंखें बता रही थी कि उनके दिल से बोझ किसी हद तक कम हुआ है। आप जब इस दुनिया से आगे जाएंगे, कभी ना कभी तो जाना है। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, 200, 300, 400, कभी तो जाएंगे। शायद वहां पर यह ना पूछा जाए कि हाँ भाई क्या डिग्री थी तुम्हारी। मैं ये नहीं कह रहा डिग्री गलत है, दुनियावी तौर पे जरूरी है, जरूर कीजिए। ये ना पूछा जाए कि हाँ भाई कौन सी गाड़ी चलाते रहे हो दुनिया में, कौन सा ब्रांड पहनते रहे हो, रेडियो करते रहे हो, टीवी करते रहे, क्या करते रहे हो जिंदगी में। मुझे लगता है कि अल्लाह ताला हमें छोटी छोटी चीजों पर नवाजेंगे। जो छोटी छोटी चीजें हम छोटी समझ के छोड़ देते हैं, मुझे लगता है फैसला उसी पर होना है। किसी को 5 मिनट सुना था तुमने, उसका दिल हल्का हो गया था, चलो ठीक है यार इसको पास कर दो ग्रेस नंबर देके। खाना खिलाया था किसी को, क्या बहुत शहाना खाना नहीं, अच्छा खुद तुम 5 स्टार में खाते थे, इसको क्या किया था, अच्छा दाल रोटी खिलाई थी, चलो खिला दी थी, भूख मिट गई थी उसकी, ठीक है यार कुछ ये काम डाल दो, कुछ ग्रेस मार्क्स दे दो, पास कर दो, जाने दो। हाँ भाई तुम आओ। पानी पिलाया था, अच्छा खुद मिनरल वाटर पीते थे, हाँ हाँ हाँ, अच्छा इसको वो बोरिंग वाला दिया था। मजदूर था, जुलाई में काम कर रहा था, थका हारा तुम्हारे दरवाजे पर आया था, तुम उस वक्त एसी में बैठे हुए थे, नेटफ्लिक्स देख रहे थे,
इसने बेल बजाई, तुम बाहर आए, इसने कहा एक गिलास पानी दे, तुम्हें बड़ा शदीद गुस्सा आया, लेकिन गुस्से के बावजूद तुमने इसको कुछ नहीं कहा, लेकिन एक गिलास पानी लाकर दे दिया था। अच्छा, उसने एक गिलास पानी पीकर तुम्हारे लिए बड़ी दुआ की थी, आज वो दुआ पजा गई है तुम्हें। आज उस दुआ ने वो काम किया है तुम्हारे लिए जो कि तूफान में कोई कश्ती करती है, बचा गई है तुम्हें। ठीक है यार, इसका एक काम लिख लो और कुछ ग्रेस मार्क्स दे दो, जाने दो इसको। मुझे लगता है कि कोई मंजर ये होगा, मुझे लगता है मंजर ये होगा। मैंने कल भी कहा था, बच्चों को ना डराएं कि जहन्नम में आग है, बच्चों को ना डराएं कि खुदा बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाले हैं। जहन्नम में कोई आग नहीं है, हर बंदा अपने हिस्से की आग खुद लेकर जाता है। लेकिन अक्लमंद लोग वो होते हैं जो अपने हिस्से की आग यहां पर खत्म कर जाएं। मैं नहीं जानता कि अब आगे सानिया के साथ या मिसेस तबरेज के साथ या रहील के साथ अगली दुनिया में क्या होना है क्या नहीं होना। ये दुनिया का मालिक, मालिक महशर, मालिक यौमुद्दीन, आप हर नमाज में पढ़ते हैं ना। हमारा मसला यह कि हम नमाज पढ़ते हैं, अदा नहीं करते। नमाज पढ़ते हैं, अदा नहीं करते। एक जुमला एक लम्हे रुक कर कहूंगा और आपको देखूंगा। वही काम हमने गदीर खुम के हवाले से किया। हदीस आई, मन कुन तो मौला हु फजा अली उन मौला, जिस जिसका मौला, जिस जिसका मैं मौला उसका अली मौला। नहीं समझे अल्फाज का मफहूम अगर समझना चाहें तो यह है कि जहां जहां मैं मौला वहां वहां अली मौला। मैं कह गया हूं, आप सुन गए हैं। बारकैफ मैं नहीं जानता कि आगे इनके साथ क्या मामलात होने हैं, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि शायद किसी हाथ तक अगर कोई आग जो इन्होंने अपने लिए बनाई थी, शायद किसी हद तक उसको कम करने में कामयाब हुई हैं। चाहे फिर हिना को अपने साथ रखकर, उसकी जिम्मेदारी लेकर, अपनी ये बात आप लोगों तक पहुंचाकर, आप लोगों से दुआ का कह के, निदामत। अब जाहिर है लाजिम तो नहीं है कि उनको सारी दुनिया के सामने आया किया जाए, आया तो खुदा नहीं करता। एक बार हजरत मूसा का दौर था, बारिश नहीं हो रही थी। लोग आए हजरत मूसा के पास, कहा हजरत मूसा बारिश नहीं हो रही, दुआ कीजिए, आप नबी हैं खुदा के। हजरत मूसा ने हाथ बुलंद किए तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये जो शहर आया है ना तुम्हारे सामने, जो ये कह रहा है कि बारिश नहीं हो रही, इसमें एक ऐसा शख्स मौजूद है जिससे अल्लाह नाराज है, और चूंकि बारिश अल्लाह की रहमत है तो अल्लाह इस शहर पे रहमत नहीं कर रहा सिर्फ उस शख्स की वजह से। वो शख्स अगर यहां से चला जाए तो बारिश हो जाएगी, उस शख्स से अल्लाह नाराज है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह थे, एज इट इज बात बताई लोगों को कि तुम्हारे अंदर एक ऐसा शख्स मौजूद है जिससे अल्लाह नाराज है। जाहिर हर शख्स को पता होता है जो जितने पानी में है, उस शख्स ने दिल ही दिल में खुदा से कहा कि या अल्लाह पर्दा चाक ना कर, पर्दा चाक ना कर, गंदा हूं, बुरा हूं, जैसा हूं, तेरा बंदा हूं, पर्दा चाक ना कर। अगले दिन सुबह उठे तो बारिश हो गई। लोगों ने कहा भाई कोई शहर से बाहर गया है, कोई शहर में आया है? उन्होंने कहा जी नहीं, कोई नहीं आया। लोग गए हजरत मूसा के पास, हजरत मूसा ये क्या किस्सा? हजरत मूसा ने बात की, कहा जिसकी वजह से बारिश रोक रखी थी उसी की वजह से बारिश बरसा दी। हजरत मूसा ने कहा कि अल्लाह बताइए तो सही कि वो शख्स था कौन? खुदा ताला ने कहा कि हमने तो नाम तब नहीं बताया जब वो नापसंद था, हमें हमारा दुश्मन था। आज तो दोस्त बन गया है, आज तो पसंद है, आज नाम कैसे बता दें? तो लाजिम तो नहीं है ना कि हर शख्स के सामने वो अपने दामत का इजहार करें। मेरे सामने कर लिया, मैं आपके सामने उनका किस्सा रख रहा हूं। दुआ कीजिए अल्लाह ताला उनके दिल को सुकून अता करे, दुआ कीजिए अल्लाह ताला उनकी
भाई की अगली मंजिलें आसान करे, और जब ये अपने भाई के पास पहुंचे तो उनके लिए मामलात सख्त ना हो। अब यहां पे सवाल ये पैदा होता है कि उन्होंने कहा कि मैसेज ये दीजिए कि हसद ना करें, बदले की आग दिल में ना रखें। इंसान होते हुए ये मुमकिन कैसे है? इंसान होते हुए ये मुमकिन कैसे है? मुमकिन ऐसे है कि किसी ऐसे शख्स के साथ जुड़ जाएं जिसने इख्तियार रखते हुए बदला ना लिया हो। सलामत रहे यार, आप सलामत रहे। जो बात खोलने से पहले बात समझ गए, अल्लाह ताला उन दिलों को सलामत रखे, उन हाथों को सलामत रखे, उन ज़हनों को सलामत रखे, उन इश्क को सलामत रखे, जुड़े उस शख्स के साथ जो ये ताकत रखता हो, जो ये कुदरत रखता हो कि वो बदला ले सकता था और उसने बदला ना लिया हो। हसद कैसे कम करें? जुड़े किसी ऐसे शख्स के साथ जिसको इतनी खुद एतमादी हो कि कोई शख्स उसके पास आए और कहे कि सरकार, फलां जगह पर तो आपका हक नहीं बनता था बैठना, फलां जगह पे तो कोई और नहीं बैठ गया, तो क्या उसने आपसे आपका हक नहीं छीन लिया? तो वो आगे से कहे कि क्या उसको अर्श के राज मालूम हो गए हैं? वो कहे नहीं सरकार। वो कहे कि क्या जिस वलायत के मकाम पर खुदा और उसके रसूल ने मुझे रखा है, क्या उसको वो मकाम अता कर दिया गया है? वो कहे नहीं सरकार। तो फिर वो मुस्कुराए और कहे तो फिर उसने मुझसे छीना क्या है? फिर उसने मुझसे छीना क्या है? या